नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे तमिलनाडु के अंदर एक नई सेंचुरी आई है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो धनुषकोडी है यहाँ पे फ्लेमिंगो सेंचुरी डिक्लेयर किया है। रिसेंटली ये न्यूज़ में था, तो हमारा जीएस पेपर 3 के इम्पोर्टेंस को देखते हुए हमें इसको पढ़ना जरूरी बन जाता है। तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, कौन सा जो बर्ड है यहाँ पे आता है, उसके अलावा और कौन से बर्ड आते हैं। तो इन सब को हम आज इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अपने कोस्टल टाउन धनुषकोडी, जो कि रामेश्वरम के पास है, वहां पे ये ग्रेट फ्लेमिंगो सेंचुरी इसको डिक्लेयर किया है। ये अनाउंसमेंट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो सेंचुरी है ये माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए एक सेफ स्टॉप ओवर और साथ ही उनका फीडिंग जोन उसको प्रोवाइड करवाता है। देखो, हर साल माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं इस धनुषकोडी पॉइंट के ऊपर। वो क्या करेंगे, वो वहां पे कुछ वक्त के लिए रुकेंगे, अपने खाने का इंतजाम करेंगे, उसके बाद वो आगे निकल जाएंगे श्रीलंका की साइड में। तो ये एक रूट को फॉलो करते हैं। ये जो रूट है इसको बोला जाता है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, जो कि ऑलमोस्ट 30 कंट्रीज के अंदर फैला हुआ है। जैसे रशिया हुआ, रशिया, मंगोलिया, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, उसके बाद इंडिया के बाद श्रीलंका। ये सब कंट्रीज जो है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे बनाती हैं। तो हर साल ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं बहुत दूर से ट्रेवल करते हैं और अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग टाइम के अंदर ये माइग्रेट करते हैं। माइग्रेशन के दौरान इन्हें अपनी एनर्जी को रिचार्ज करना होता है, इनको एनर्जी चाहिए होती है। तो उस एनर्जी रिचार्ज के लिए ये क्या करते हैं, ये जो स्टॉप ओवर पॉइंट्स हैं जैसे धनुषकोडी, ये यहाँ पे रुकते हैं। यहाँ पे ये कुछ टाइम पे रुकेंगे और अपने खाने का इंतजाम करेंगे। तो धनुषकोडी जो है एक ऐसा ही क्रिटिकल स्टॉप ओवर पॉइंट है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फ्लेमिंगो ही आते हैं, फ्लेमिंगो के अलावा यहाँ पे साइबेरियन गल्स और जो बार हेडेड गीज हैं वो भी यहाँ पे आपको इस फ्लाईवे का जो रूट है उसको इस्तेमाल करते हुए दिख जाएंगे। दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ न्यू सेंचुरी इन तमिलनाडु। ये जो नई सेंचुरी तमिलनाडु को मिली है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये जो 4 पॉइंट यहाँ पे देख रहे हो, वन बाय वन इनको हम डिस्कस करेंगे और इसकी इंपॉर्टेंस को हम जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट है प्रोटेक्ट फीडिंग एंड नेस्टिंग साइट्स। दोस्तों, माइग्रेटरी बर्ड्स को ब्रीडिंग के लिए एक सेफ और अनडिस्टर्ब्ड एरिया चाहिए होता है। फीडिंग के वक्त उन्हें जैसे अलगाई हुआ, क्रस्टेशियन हुआ और जो प्लैंकटन होते हैं वो ये चाहिए होता है, ये सब खाते हैं उसको। तो यहाँ का जो शैलो वाटर है धनुषकोडी का, यहाँ पे एल्गाई, क्रस्टेशियन और जो प्लैंक्टन्स है वो काफी रिच क्वांटिटी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए यहाँ पे ये माइग्रेटरी बर्ड्स रुकते हैं और अपने खाने का इंतजाम करते हैं और इसको एज ए स्टॉप ओवर के रूप में यूज करते हैं। दोस्तों, अगर फीडिंग साइट डिस्टर्ब हो जाए, ये जो धनुषकोडी की साइट है, इस टाइप की अगर जो इनकी जो फीडिंग साइट है वो डिस्टर्ब हो जाए तो क्या होगा। देखो, डिस्टर्ब किस वजह से होगी, या तो वहां पे कंस्ट्रक्शन होगा या वहां पे टूरिज्म की जो एक्टिविटी है वो बहुत ओवर हो जाएगी। तो इनकी वजह से वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो क्या करेंगे, बर्ड्स को चाहिए होगा एक अल्टरनेटिव साइट। उनको एक अल्टरनेटिव साइट ढूंढनी पड़ेगी जहां पे वो इजीली जा सकें, रुक सकें और अपने खाने का इंतजाम कर सकें। तो उनकी जो टाइमिंग है वो डिले हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है। दूसरा पॉइंट है प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी। दोस्तों, ये जो सेंचुरी डिक्लेयर किया है, ये बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने का भी एक अच्छा एग्जांपल है। दोस्तों, वेटलैंड सिर्फ फ्लेमिंगो के लिए नहीं होता, बल्कि वहाँ पे और बहुत सारी स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी। उनकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो काफी रिच आपको देखने को मिलेंगी। वेट वहाँ पे फ्लेमिंगो के अलावा आपको हेरोन्स देखने को मिलेंगे, सैंड पाइपर्स देखने को मिलेंगे, प्लोवर्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे क्रैब्स वहाँ पे आपको मिलेंगे, मोलस्क वहाँ पे मिलेंगे, बहुत टाइप की मछलियाँ वहाँ पे आपको मिलेंगी। तो पूरा का पूरा जो ये वेटलैंड है एक अपने आप में एक बड़ा इकोसिस्टम है। तो सब के सब जो है आपस में लिंक्ड हैं। सेंचुरी बनाने से पूरा का पूरा जो फूड वेब है वो प्रोटेक्ट होता है। दोस्तों, बात करें स्पोर्ट इको टूरिज्म। दोस्तों, बर्ड वाचिंग टूरिज्म ग्लोबली एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। इंडिया में भरतपुर का जो कियोलाडो नेशनल पार्क है इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, जहाँ पे हर साल बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर आपको टूरिस्ट देखने को मिलेंगे और वहां पे हर साल माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं और साथ साथ ये माइग्रेटरी बर्ड्स लेके आते हैं टूरिस्ट को, क्योंकि टूरिस्ट उनको देखने आएगा तो वहां की जो लोकल इकोनॉमी है वो पूरी घूमती है। दोस्तों, धनुषकोडी में भी
इस वजह से जो लोकल इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिल सकता है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है काफ़ी मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है और टूरिज्म का पोटेंशियल इंडिया में काफ़ी है। इतनी हाई पॉपुलेशन है, तो टूरिस्ट इज़िली वहाँ पे जा सकते हैं। बात करें प्रमोट बर्ड वॉचिंग एंड नेचर एजुकेशन। देखो दोस्तों, स्कूल और जो कॉलेजेस हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पे एजुकेशन ट्रिप पे लेके जा सकते हैं, ताकि उन्हें बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन का समझ आए, उनको उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पता लगे। तो ये सब पॉइंट थे, ये सब इम्पोर्टेंस थी, जो सेंचुरी है और जो वेटलैंड है, उन सब की। दोस्तों अब डिस्कस करते हैं। हमने देखा धनुषकोडी में हर साल भाई फ्लेमिंगो आते हैं, इसलिए वहाँ के गवर्नमेंट ने उसको सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया। क्या इसके अलावा भी इंडिया में कोई साइट है जहाँ फ्लेमिंगो आते हैं? बिल्कुल है, और ये साइट बहुत बड़ी साइट है। इसको फ्लेमिंगो सिटी बोला जाता है। इसकी लोकेशन की बात करूँ, जो कच्छ का डेजर्ट है, कच्छ के डेजर्ट के अंदर कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पे इसकी लोकेशन है। ये ओनली नॉन ब्रीडिंग साइट है साउथ एशिया के अंदर ग्रेट फ्लेमिंगो की। यहाँ पे ये ब्रीडिंग करते हैं। दोस्तों, फ्लेमिंगो हर साल ब्रीडिंग के लिए वही जगह चूज करते हैं जहाँ पे वाटर की जो डेप्थ है वो उनके हिसाब से हो, मतलब ना ज्यादा उसकी डेप्थ हो, ना ज्यादा वो शैलो वाटर हो। तो उनके अंदर उनका जो डिस्टरबेंस है वो कम होगा। जो ग्रेट रन ऑफ कच्छ है, यहाँ पे मड फ्लैट्स मिलते हैं और जो साल्ट के जो मार्सेस है वो यहाँ पे मिलते हैं। इसलिए ये जो लोकेशन है इनके लिए काफी सुटेबल है, इसलिए यहाँ पे ये हर साल ब्रीडिंग करते हैं। अगर बात करें माइग्रेटरी इंपोर्टेंस की, देखो ब्रीडिंग के बाद ये बर्ड्स अपने माइग्रेशन रूट पर आगे बढ़ जाते हैं। कुछ जो है साउथ इंडिया में चले जाते हैं, कुछ श्रीलंका तक पहुंच जाते हैं। अगर ब्रीडिंग साइट डिस्टर्ब हो जाए तो पूरा जो माइग्रेशन साइकिल है उसके ऊपर इफेक्ट आएगा। 2011 में कुछ ऐसा हुआ था। 2011 में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से जो ब्रीडिंग सीजन है वो डिले हुआ था, और जो थाउजेंड्स ऑफ चिक्स हैं वो सरवाइव ही नहीं कर पाए थे, जो एक बड़ा इकोलॉजिकल सेटबैक था। तो हमने देखा गुजरात के अंदर ये जो कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको फ्लेमिंगो सिटी बोला जाता है। दोस्तों अब डिस्कस करते हैं व्हाई दिस सेंचुरी मैटर्स। ये मैटर्स क्यों करती है, क्या क्यों मैटर करती है ये? सबसे पहली बात, हैबिटेट लॉस। देखो, पॉल्यूशन जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट हुआ, प्लास्टिक हुआ, या उसके अलावा जो अनरेगुलेटेड टूरिज्म एक्टिविटीज है जैसे कि बोट राइड, कोस्टल रिजॉर्ट्स, और उसके अलावा बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जैसे पोर्ट बन रहा है, रोड बन रहा है, इन सब की वजह से जो है वेटलैंड डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब वेटलैंड अगर डिस्ट्रॉय हो गए तो ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स है इनका जो हैबिटेट है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद इनको या तो कहीं नई जगह ढूंढनी पड़ेगी, या इनको अपना यहाँ पे आना बंद करना पड़ेगा। भाई दो ही ऑप्शन है, या कोई नई जगह ढूंढनी पड़ेगी, अगर जगह नहीं मिल रही है तो इनको आना बंद करना पड़ेगा। तो उससे पूरा का जो पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिस्टर्ब होता है। ऐसा ही एक एग्जांपल आपको मैं देना चाहूंगा। मुंबई में सिवेरी मड फ्लैट्स है। सिवेरी जो मड फ्लैट्स हैं, वहां पे फ्लेमिंगो की पॉपुलेशन पहले थी, लेकिन वो कम किस वजह से होगी? वो कम हुई इसी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है और जो रिक्लेमेशन एक्टिविटीज है उनकी वजह से। इन वहां पे फ्लेमिंगो की जो पॉपुलेशन है वहां पे कम हो गई थी। अगर बात करें क्लाइमेट चेंज की, देखो राइजिंग सी लेवल और जो अनप्रिडिक्टेबल जो रेनफॉल है, वेटलैंड्स को परमानेंटली अल्टर कर सकता है। मतलब कैसे है? देखो, वेटलैंड की डेप्थ एक ना ज़्यादा ज़्यादा डेप्थ होती है, ना कम होती है। एक बीच का लेवल होता है वहाँ पे। अगर बारिश ज़्यादा होगी तो पानी ज़्यादा हो जाएगा वेटलैंड के अंदर, तो भी वहाँ पे हैबिटेट का लॉस हो सकता है। अगर बिल्कुल सूखा पड़ गया तो पानी जितना चाहिए वो मिलेगा नहीं, सूख जाएगा, तो भी वहाँ पे जो हैबिटेट का जो लॉस हो सकता है। टेम्परेचर चेंज से जो एक्वेटिक स्पीशीज का फूड है वो अवेलेबल ही नहीं हो पाएगा, वो कम पड़ जाएगा। और इस वजह से जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं खा पाएंगे, तो इसलिए उनकी जो साइकिल है वो भी डिस्टर्ब होगी। अगर बात करें माइग्रेटरी बर्ड प्रोटेक्शन की, देखो माइग्रेटरी बर्ड्स अपने रूट में कई इंटरनेशनल बाउंड्रीज जो है उनको क्रॉस करते हैं। मैंने आपको बताया अराउंड 30 प्लस कंट्रीज के अंदर ये काइंड ऑफ एक हाईवे को यूज करते हैं आसमान के अंदर, उसके बाद अलग अलग कंट्री में जाते हैं। तो बहुत बार ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं। अगर एक भी स्टॉप ओवर जो है जहाँ पे रुकते हैं, अगर वो साइट डिस्ट्रॉय हो जाती है तो पूरा माइग्रेशन चेन है वो डिस्टर्ब होगा।
अगर एक साइट डिस्ट्रॉय होती है, तो पूरा इम्पैक्ट इनकी चेन के ऊपर पड़ता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ दिक्कत है, कुछ डाउट है, तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के इस लेक्चर के अंदर केवल इतना ही। थैंक यू।